इमरान खान साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलेंगे। इससे पहले कभी T20 चल रहा था, कभी वनडे चल रहा था। अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने जो पिछला ट्वीट किया है ना, जिसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने लगातार टारगेट किया है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में वो बातें खुलकर कही हैं जो कोई कह ही नहीं सकता। कोई लीडर कभी जुर्रत नहीं कर सकता था जैसे इमरान खान ने खुलकर बात की है। सारा इल्जाम उनके ऊपर दिया कि जनाब ये बंदा रिस्पॉन्सिबल और ये इस वक्त मुल्क में इन्हीं का कानून सिक्का चल रहा है, जो दिल करता है वो कर रहे हैं और सब दो नंबरी हो रही है पाकिस्तान में। तो इमरान खान साहब जितना खुलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ बोले हैं, यहां से एक बात समझ आ रही है कि इमरान खान को जल्दी कोई नहीं है। अब वो एक लंबा टेस्ट मैच पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ खेलने जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इमरान खान को लंबी जिंदगी दी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो एक बात आप मेरी लिख कर रख लें कि पाकिस्तान की सारी एस्टेब्लिशमेंट मिलकर आसाब की लड़ाई में अपने सारे हमदर्दों को भी इकट्ठा कर ले, ये इमरान खान से नहीं लड़ सकते। ये इस काबिल ही नहीं है उसके सामने बोने इस मामले में। आसाब की लड़ाई में इमरान खान इन सबका बाप है, वो इनसे आसाब की लड़ाई नहीं हारता। ये बात बिल्कुल क्लियर है। एक और चीज नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं, और अब आहिस्ता आहिस्ता सारे एतराफ कर रहे हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू हो गए हैं। जैसे जरदारी साहब हैं, उनसे बात करते वो कहते जेल तो मैंने काटी है, इमरान खान साहब को तो हुआ ही कुछ नहीं। शरीफ खानदान से पूछे, वो कहते जी, कोई कहता जी फ्राई पान से हम कपड़े इस्त्री करते थे, कोई कहता जी सख्त तरीन जेल हमने काटी थी, बड़ी तकालीफ हमें हुई है। तो इसके बारे में लोग क्या सोचते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हर एक की अपनी अपनी कहानी है कि मैंने ये कर दिया तो मैंने वो कर दिया, या बहादुरी के बहुत बहुत बड़े दावे करने वाले लोग हैं। कई लोगों का इंतखाबी निशान जो है वो शेर है, और काम जो है वो हर दफा वो दौड़ जाते हैं, हर दफा जो है वो डील करके दौड़ जाते हैं, और डील भी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से जो उन्हें मारती है। यानी एस्टेब्लिशमेंट उन्हें मारती है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही डील करते हैं। यही ट्रैक रिकॉर्ड है शरीफ खानदान का भी, और यही ट्रैक रिकॉर्ड है जरदारी खानदान का भी। इन दोनों ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से मार खाई, पहले उनके साथ लड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इनको डील ऑफर हुई इन्होंने डील की और डील करके निकल गए। ये इनका तरीका है, वारदात है, और कभी भी ये डटकर खड़े ही नहीं हुए। देखिए पाकिस्तान के लोग जो है ना वो बड़े बाशऊर है। अगर किसी को लगता है कि वो अवाम को बेवकूफ बना देगा कहानियां सुनाकर कि जनाब मैंने ये वाली कुर्बानी दी हुई है, तो मैंने ये वाली कुर्बानी दी हुई है, तो मैं इतना मजबूत आदमी हूं, तो मेरे से ज्यादा बहादुर कोई नहीं है, तो लोग बेवकूफ नहीं है। लोगों को साफ पता चलता है कि कौन बहादुर है और कौन नहीं है। तो आम आदमी पाकिस्तान का वो क्या सोचता है कि कौन सा पाकिस्तानी लीडर बहादुर है, कौन सा पाकिस्तानी लीडर है जो डील नहीं कर रहा, और क्या इमरान खान साहब जो जेल में इस वक्त मौजूद हैं वो डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी जिस तरह की तकलीफें हमने इमरान खान साहब को जेल में होती हुई देखी है, 22-22 घंटे अंदर ही बंद कर देना सेल के अंदर। वो सेल आपको आइडिया नहीं है वो कितना खौफनाक है। वो छोटी सी जगह पे बंदे को बंद कर देते हैं अंदर, चक्की की तरह की जगह है, वो बाहर निकालते ही नहीं, 22-22 घंटे अंदर रखते हैं। कुछ 10-10 दिन आपने सुना कि थी सियासतदान की बिजली बंद हो गई हो या मुलाकातें ही बंद कर दी हो, फैमिली को ही ना मिलने दे, जेल के अंदर ही ट्रायल चल रहा हो, ये जेल से बाहर लाते ही नहीं है। यानी 2 साल तक कौन सा ऐसा पाकिस्तान का सियासतदान है जिसकी ना आपने शक्ल देखी ना जिसका आपने ऑडियो सुनी। तो एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत खत्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियां रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर, और उनकी सियासी हैसियत खत्म हो जाती थी। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था, तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वजीर आला है, और DGISPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है। इससे तो पब्लिक मजीद इमरान खान साहब के साथ खड़ी होती चली जाएगी। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, ये बड़े लंबे अरसे के बाद इतना तफसीली ट्वीट इमरान खान साहब का बाहर आया, और ये जो ट्वीट है ये 3 ट्वीट्स के ऊपर उनकी पूरी तहरीर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली वहां पे मौजूद थी, कुछ जर्नलिस्ट भी वहां मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, और एक समात है जो बड़ी लंबी चली है। अब उस समात में इमरान खान साहब ने जो जो बातें की वो सारी फिर रिपोर्ट की गई उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए से। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी अहम चीजें हैं और कुछ अहम हदायत भी हैं जो इमरान खान साहब ने दी हैं।
اور یہ انہیں بڑے عرصے کے بعد موقع ملا کہ وہ اتنی تفصیل کے ساتھ بات کریں. رات کے یہ ٹویٹ جو ہے یہ منظر عام پہ آئے. اس کے 3 حصے ہیں کیونکہ ایک مرتبہ میں اتنی لمبی تحریر لکھی نہیں جا سکتی ٹویٹر پہ. تو عمران خان صاحب نے کیا کہا ذرا یہ غور سے سنیے گا. اس میں آپ کو پورا منظرنامہ نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں تحریک کو, سچویشن کو, اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ کس سچویشن میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کامن ویلتھ کی 8 فروری کے الیکشن پر جو رپورٹ لیک ہوئی ہے اس نے بھی انتخابی دھاندلی کا پول کھول دیا کہ کیسے بے شرمی اور ڈٹائی سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. کامن ویلتھ کے مطابق یہ رپورٹ پہلے ہی سرکاری سطح پر حکومت پاکستان کو دے دی گئی تھی, مگر یہاں سکندر سلطان راجہ جیسے بے ضمیر لوگ ہیں جنہوں نے انتخابی چوری کی سہولت کاری سمیت اس پر پردہ ڈالنے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا. پاکستان میں ووٹ چوری کا قانون سخت ہے اور ایسا کرنے پر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہوتا ہے. یاد رکھیں غداری کا مقدمہ یہ, اور غداری کی سزا پاکستان کے اندر پھر وہ آپ جانتے ہیں یہ ہائی ٹریزن کیس ہے, بڑا کیس ہے آرٹیکل 6. لیکن ملک میں اس وقت عاصم لا کے سوا سب قانون ختم ہو چکے ہیں. یہاں پر لیاقت چٹھا جیسے لوگ قابل تحسین ہیں جنہوں نے اپنے عہدے پر ضمیر کی آواز کو ترجیح دی. اس چوری کے بعد عوام کا قتل عام کیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی گئی. اس ترمیم کے خلاف بھی جن ججز نے آواز بلند کی وہ تعریف کے قابل ہیں. دھاندلی پر قائم حکومت کو قانونی طور پر قبول کرنے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. اسی لیے سینٹ اور پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دے دیے گئے ہیں. اپنے ارکان پارلیمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک میں نافذ عاصم لا سے بالکل نہ گھبرائیں, نہ ہی جیل سے گھبرائیں. ایک فرد واحد اپنے اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کی خاطر آپ کو دبانا چاہتا ہے. آپ جتنا ان سے ڈریں گے یہ اتنا ہی آپ کو دبائیں گے. آپ حق پر ہیں اور حق اور سچ انسان کو بہادر بناتا ہے اور حق کی ہی فتح ہوتی ہے. یہ جی پہلا حصہ تھا, اور اس میں عاصم منیر صاحب کو انہوں نے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب نے رگڑا دیا کہ جناب یہ آپ کو ڈراتے ہیں, یہ فرد واحد ہے, یہ اپنے اقتدار کی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے. اس طرح عمران خان صاحب نے کہا, اور یہ آپ سب کو دبانا چاہتا ہے. آپ جتنا ڈریں گے یہ اتنا آپ کو دبائے گا, اور آپ حق پر ہیں. حق اور سچ انسان کو بہادر بناتا ہے اور حق کی ہی فتح ہوتی ہے. اچھا, یہاں عمران خان صاحب نے ایک بڑا ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا. پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے نا, تو یہ سارے لوگ یا جو بھی ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے یا موجودہ رجیم کے جو سہولت کار ہیں یا جو بینیفیشری ہیں وہ سارے, یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, یہ کچھ چند لوگ ہی ہیں, ساری فوج تو ایسے نہیں سوچتی. یہ چند لوگ ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, بیانیاں بناتے ہیں کہ دیکھو نا عمران خان بات کرتا ہے افغانستان کے حق میں, دیکھو نا عمران خان بات کرتا ہے بات چیت کی, یہ دیکھو یہ قتل عام ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے اس کا توڑ دیا کہ یہ قتل عام ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ آپ بات چیت نہیں کر رہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پائیدار امن بات چیت سے ہی ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں کچھ کرنے کی کوشش ہے, جو کچھ کرنے کی کوشش ہے وہ صرف تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنے کے لیے ہے. آپ نے غور کیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سیاستدان کیوں برے لگتے ہیں؟ سیاستدان بھی برے لگتے ہیں اور وہ صحافی بھی برے لگتے ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں یا ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والے ہوں یا وہ وکلا جو حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں وہ برے لگتے ہیں. جو بھی پاکستان میں سوال کرے گا نا اسٹیبلشمنٹ کو برا لگے گا. اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں آپ ہمارا ذکر نہ کریں, ہمارے کاروبار کو نہ چھیڑیں, آپ ہم سے نہ پوچھیں کہ ہم درجنوں کاروبار کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, ہم سے نہیں پوچھنا آپ نے. آپ بولیں سیاستدان کرپٹ ہے, بے ایمان ہے, 2 نمبر ہے. آپ یہ کہیں گے صحافی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, یہ پیسہ لے کر کام کرتا ہے, یلو جرنلزم چل رہی ہے, اس کو گندا کریں. آپ مولویوں کو آپ گندا کریں کہ یہ جناب اپنی 1.5 اینٹ کی انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے اور یہ فرقہ واریت میں پیسہ بنا, ان کو بھی گندا کریں. آپ مولویوں کو برا کہیں, آپ سیاستدانوں کو گندا کہیں, آپ صحافیوں کو گندا کہیں, آپ وکلا کو کالی بھیڑیں کہیں, آپ عدلیہ کو گندا کہیں, آپ جو مرضی کریں, پولیس کو آپ گالیاں دیں جتنی مرضی, کوئی پرواہ نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ریڈ لائن یہ ہے کہ آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ان کے فیصلوں یا ان کے مفادات کے خلاف نہیں جانا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ یہ پرابلم یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس قول کو توڑتا ہے, اسٹیبلشمنٹ اپنی پوری طاقت لگا کے اس کی دشمن بن جاتی ہے. نواز شریف صاحب نے 2-4 دفعہ ڈرامہ کیا کہ میں قول توڑنے لگا ہوں, تو اتنے میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے جھٹکے دیے کہ میاں صاحب نے کہا نہیں جی میری توبہ, ساری ساریاں دی توبہ, ساڑے پورے ٹبر دی توبہ, جنہیں بوٹ دے ہوگے انہیں پالش کر دیں گے. میاں صاحب نے اپنا پینترا ہی بدل لیا. جب یہ قول توڑا بینظیر بھٹو نے تو اس وقت بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا. اب یہ قول عمران خان صاحب نے توڑ دیا اور
तकलीफ हो रही है। मैं चंद चीजें आपके सामने देखना, ये कितना इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 महीने इमरान खान साहब के वकला ने कोशिश की उनका केस लग जाए। ये एक्चुअली एक केस नहीं है, 2 केसेस हैं इमरान खान साहब के, जो दोनों ही नहीं लगने दिए जा रहे और दोनों में टेक्निकली इमरान खान साहब को परेशान किया जा रहा है। एक तो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया गया था, क्योंकि अडियाला जेल में जो भी अदालत लगती है, जो भी जज आता है, उसको मजबूर किया जाता है कि वो इमरान खान के खिलाफ फैसला दे। तो वो पहले भी फैसले खिलाफ आते रहे हैं, अब भी आइंदा खिलाफ ही आएंगे ऐसा लगता है। बहरहाल इमरान खान साहब के खिलाफ जो अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस आया था वो उसमें जमानत करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उसी एक केस में इमरान खान साहब गुज़िश्ता कई महीनों से गिरफ्तार हैं। अगर वो जमानत हो जाती तो 8 महीने तक उसको लटकाया गया मामले को, और 8 महीने तक लटकाने के बाद पीटीआई ने बहुत कोशिश की, उनके वकला ने बहुत कोशिश की, तो अब आज के दिन में वो केस लगा हुआ है। आज के दिन तक इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है जेल के अंदर, वो सिर्फ एक मुकदमे में है और वो यही मुकदमा है। अगर आज इमरान खान साहब को बेल मिल जाए तो वो एक आजाद आदमी है, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो पैटर्न है वो ये बता रहा है कि जैसे ही इमरान खान साहब का एक केस खत्म होने लगता है तो पहले दूसरे में सजा दिलवाई जाती है, फिर पहले वाला केस खत्म किया जाता है। तो अब सजा किसमें दिलवानी है? वो एक मुकदमा बहुत तेजी से चलाया जा रहा है अदालत में, और जो मुकदमा अदालत में तेजी से चलाया जा रहा है वो तोशाखाना 2 है। तोशाखाना के साथ 2 क्यों लगता है, जरा कभी आपने ये सोचा है? मामला ये है कि ये इमरान खान साहब पे तोशाखाना के हवाले से पहले 2 मुकदमा पहले चलाए जा चुके हैं। अब ये एक और मुकदमा है जो इमरान खान साहब के ऊपर तोशाखाना के हवाले से चलाया जा रहा है। यानी एक ही नौयत का मुकदमा है, उसको अलग अलग करके अलग अलग अदालतों में लगा के अलग अलग सजाएं दिलवाई जा रही हैं ताकि मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा जा सके। इमरान खान साहब ने इसमें भी एक अपील दायर की हुई है कि जनाब ये रोका जाए ट्रायल, और ये ट्रायल नहीं हो सकता। बरियत की इमरान खान साहब ने दरखास्त दी हुई है, लेकिन वो भी केस नहीं लग रहा। अच्छा, वो केस ना लगने के पीछे भी एक लंबी कहानी है जो काफी अरसे से चल रही है। जरा थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूं। वो ये कहते हैं, और उनके लिए भी हैरान कुन है, वो कहते हैं ये भी एक क्लासिकल केस है। तो ये केस इसलिए नहीं सुना जा रहा कि वहां पे भी इमरान खान साहब तोशाखाना 2 में फारिग होते हैं, और यहां इमरान खान साहब जो हैं वो अलकादर में भी फारिग होते हैं। तो अगर ये 2 केस उड़ जाते हैं तो इमरान खान साहब को फिर अंदर रखना सिर्फ 9 मई का कोई मुकदमा बना के मुमकिन होगा, और 9 मई के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही कह चुकी है कि इमरान खान तो गिरफ्तार थे, अंदर थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि ये जो कुछ भी हुआ बाहर ये अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने उसके ऊपर अफसोस का इजहार किया इमरान खान साहब ने, और ये उस रिएक्शन के नतीजे में हुआ जो इलीगल एक्शन किया गया था रेंजर्स की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये है टोटल कहानी। अब आज अदालत में क्या होने जा रहा है जाकर देख लेते हैं। 11:30 बजे अदालत में पहुंचेंगे सब लोग, कोर्ट रूम नंबर 1 में, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर लोग ये सुनेंगे। इमरान खान साहब ने इसी चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि इन्हें 3rd अंपायर बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो आसिम मुनीर को और मोहसिन नकवी को ओपनर भेजो, कादी फायद ईसा को और सिकंदर सुल्तान राजा को अंपायर बनाओ, और 3rd अंपायर लगाओ जस्टिस डोगर को, जो केस ही नहीं लगने देते। भारत देखते हैं इमरान खान साहब की अपील में आज अदालत में क्या होता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली वहां पहुंचे, इसका बंदोबस्त किया जा रहा है। देखते हैं कौन पहुंचता है कौन नहीं पहुंचता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने बड़ा तेज वाला गियर लगा दिया है। उसका रीजन यह है कि आसिम मुनीर साहब एक एक्सटेंशन और लेना चाहते हैं, और अगर उन्हें एक्सटेंशन मिल गई तो इस एक्सटेंशन के बाद अगले चंद सालों तक वो पाकिस्तान में क्या करेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ क्या होगा, या पाकिस्तान के साथ क्या होगा, इसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। जो जुल्म जबर और फसादियत गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में हो रहा है, अगर वही जारी रहता है तो पाकिस्तान एक ऐसी दलदल में फंस जाएगा जिससे निकलना मुमकिन नहीं रहेगा। इमरान खान साहब का ये ट्वीट है, और उसके बाद फौरी तौर पर जब ये ट्वीट आता है तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जब पता चला ना कि इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे दिया है और वो बाहर निकल आया, और इमरान खान साहब का इसके बारे में एक ट्वीट भी आने वाला है, तो 5:30 बजे के करीब एक खबर आती है कि तोशाखाना की जो समाअत है, तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है, वो होगी अदालत में, अडियाला जेल में आज के दिन। यानी कल ये खबर आती है शाम 5:30 बजे कि समाअत होगी अडियाला में। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि इमरान खान साहब ने तो अंदर से बकिए उधेड़ दिए और वो खबरें बाहर आ गई हैं, तो फौरी तौर पे प्लान किया गया कि नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला बदल दिया गया। 6:30 बजे दूसरी खबर आई कि जनाब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है।
تو کیا یہ سماعت ملتوی کرنے سے عمران خان کا موقف بدل جائے گا یا لوگوں کی سوچ بدل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. یہ سماعت اس لیے ملتوی کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ یا ان کا سٹیٹمنٹ اس کو اتنی پذیرائی ملتی ہے کہ پاکستان میں تمام خبریں دب جاتی ہیں. لہذا عمران خان صاحب کی خبر کو دبانے کے لیے یا پیچھے کرنے کے لیے اور یہ سعودی عرب والا معاملہ جو ہے اس خبر کو اٹھانے کے لیے جو ایک اتحاد ہوا ہے, یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سماعت روکی گئی ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب بڑے سخت بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں, اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کا مطالبہ کریں اور زور پکڑ جائے یہ مطالبہ کہ ٹھیک ہے جی ان کے 3 سال پورے ہو گئے, جیسے بھی یہ 3 سال گزرے, جو کچھ بھی ان 3 سالوں میں ہوا, آرمی چیف کو ریٹائر کر دیا جائے اور نئے آرمی چیف لائے جائیں. ہو سکتا ہے کہ یہ مطالبہ آ جائے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی جانب سے, کیونکہ اوورسیز پاکستانی تو اب یہ کرنے والے ہیں. یہ میرے پاس انفارمیشن ہے کہ اوورسیز پاکستانی یہ کمپین چلانے والے ہیں کہ عاصم منیر صاحب اپنا ٹائم ڈیوریشن پورا کرنے کے دوران جو ہے جیسے ہی ان کا ٹائم ڈیوریشن پورا ہو تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیں. لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں, عاصم منیر صاحب ایکسٹینشن انجوائے کریں گے, انہیں ایکسٹینشن مل جائے گی. اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا رویہ جو ہے وہ ان کے بارے میں سخت